अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक क्लास लिमिट्स दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और उससे हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है और समीशन एफ़ फाइंड करनी है और समीशन एफ़ लॉग ऑफ एक्स भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है जो है 10, 20, 13 और 17 और उसके बाद जो x है हमारे पास वो होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं कि जब हम क्लास लिमिट्स जो अपर लिमिट है उसको लोअर लिमिट में ऐड करते हैं और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास इनके मिड पॉइंट्स क्या आ जाएंगे 5 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8, 11 और साथ यहाँ पर 14। तो ये हमने कैसे फाइंड किए हैं, यानी ये 4 और 6 को ऐड किया 10 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 किया तो 5 आ गया, फिर उसके बाद 7 और 9 को ऐड किया, फिर जो आंसर आया 16 उसको डिवाइड कर दिया 2 से तो हमारे पास 8 बन गया। तो ये हमारे पास जो है ये मिड पॉइंट्स आ गए। उसके बाद हमें एफ़ लॉग ऑफ एक्स फाइंड करना है। एफ़ लॉग ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल आएगा कि जब हम ये जो एक्स वाली टर्म्स हैं इनके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे, हर एक टर्म पे अलग से लॉग अप्लाई करना है और उसे उसकी रेलेवेंट फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 5 विच विल बी इक्वल टू 6.99। उसके बाद ये जो 20 है इसको जब हम लॉग ऑफ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 18.06। फिर उसके बाद जब हम 13 को लॉग ऑफ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13.5 बन जाएगा और यहाँ पर 8.2022 आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर ए के अंदर हमें पूछा हुआ है कि समेशन एफ़ यानी कि टोटल जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का सम वो किसकी इक्वल है। तो उसके अंदर सिंपली हम ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको आपस में ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 10 + 20 + 13 + 7 विच इज़ इक्वल टू 38। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर बी के अंदर समेशन एफ़ लॉग ऑफ एक्स पूछा हुआ है। वो हमारे पास कैसे आएगा, जब हम इस कॉलम को पूरा ऐड कर देंगे, इस कॉलम के अंदर जो सारी टर्म्स हैं उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास समेशन एफ़ लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। तो अब इसको जब हम ऐड करते हैं हमारे पास ये बन जाता है 46.6। उसके बाद जो पार्ट नंबर सी है उसके अंदर हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है एक फार्मूला के थ्रू, और वो फार्मूला क्या है, एंटी लॉग ऑफ समेशन, ये जो अभी हमने समेशन एफ़ लॉग ऑफ एक्स किया है इसको जब हम डिवाइड कर देंगे समेशन एफ़ से और फिर उसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। तो अब यहाँ हम सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। समेशन एफ़ लॉग ऑफ एक्स की जगह 46.6 लिख देंगे और उससे 38 पे हम डिवाइड कर लेंगे तो ये 1.22 बन जाएगा। फिर जब हम एंटी लॉग ले लेंगे 1.22 का तो वो हमारे पास आ जाएगा 16.59 विच इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिक्वायर्ड डेटा। और ये ग्रुप डेटा था और ग्रुप डेटा का ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ये होता है हमारे पास। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है उसके अंदर हमें प्रूव करना है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज़ इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। इसके लिए हम ये लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते होते हैं हम, क्योंकि रूल ही सबसे पहले क्या होता है कि हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा tan थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद साथ क्या आ जाएगा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। अब जब हम tan थीटा की जगह साइन थीटा बाई कॉस थीटा पुट करें विच विल बी इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस फिर से tan थीटा की जगह साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और साथ यहाँ पर कॉट थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस हमारे पास आ जाएगा कॉट थीटा की जगह अगेन कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कॉस थीटा यहाँ पर भी कॉस थीटा, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पर भी साइन थीटा है और यहाँ पर साइन थीटा है और यहाँ पर भी साइन थीटा आया है। मतलब ये कॉट थीटा जो था, ये जो कॉस था डिवाइडेड बाय साइन था, इसके साथ एक बार साइन था और एक बार इसके साथ कॉस था, तो यहाँ पर साइन थीटा आ गया। फिर ये वाला साइन थीटा और ये वाला साइन थीटा भी आपस में कैंसिल हो गए। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इन सब का एलसीएम ले लेना है, जो कि क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा। मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हमारे पास यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा। अब ये साइन थीटा, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, क्योंकि ये इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है तो ये पूरे एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर नीचे कॉस थीटा गिवन था लेकिन साइन थीटा नहीं है, तो यानी कि साइन थीटा ही ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। फिर उसके बाद आगे जो कॉस थीटा के नीचे भी कुछ नहीं है तो इसके ये पूरे कॉस थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। और उसके आगे ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसके नीचे साइन थीटा है लेकिन कॉस थीटा नहीं है, तो ये सिंपली कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। अब वो जो हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन था उसके अंदर हमने उसको ऐसे तरीके से अरेंज करके लिख दिया है कि यहाँ साइन स्क्वायर और यहाँ कॉस क्यूब इकट्ठे आ गए और साइन क्यूब और कॉस स्क्वायर इकट्ठे आ गए। इसको ऐसे करने का एक हमारा मकसद था, और वो मकसद क्या है, और ये पूरी जो ये टर्म है ये किससे डिवाइड हो रही है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ ये डिवाइड हो रही है। अब ये हमने क्यों किया, यानी कि ऐसे अरेंज क्यों करके लिखा है उन टर्म्स को, ताकि हम यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लें। जब हम कॉस थीटा कॉमन लेंगे अंदर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कॉस क्यूब थीटा था तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा अंदर बच जाएगा। उसके बाद ये वाली जो टर्म है इसके अंदर से हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एज इट इज़ ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद हमें पता ही है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ये किसकी इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो सिंपली हम यहीं से कैंसिल कर देते हैं इसको और 1 के इक्वल लिख देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इस साइन थीटा को और इस कॉस थीटा को हम अलग अलग करके लिख देते हैं। यहाँ बन जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या हुआ हमारे पास, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू कोसेकेंट थीटा, और ये आ जाएगा 1 बाय कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू सीकेंट थीटा। तो यानी कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है, क्योंकि हमने यही बात प्रूव करनी थी कि वो जो सारा एक्सप्रेशन था वो कोसेकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा के इक्वल है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, उसके अंदर हमें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है कि उन्होंने कहा हुआ था कि हमने ये वाला थ्योरम यूज़ करना है। यानी एक थ्योरम अगर आपको याद हो बुक के अंदर ऐसा था कि जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये प्रूव हुई थी, BC का स्क्वायर इज़ इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर माइनस 2AB इंटू AD। तो उसके जो डायग्राम है उसके लिए वो ऐसी ही आपने एज इट इज़, क्योंकि ये हम थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं तो उसकी डायग्राम में ये पॉइंट्स भी मिस नहीं करने, यानी कि अगर A वाला पॉइंट ये है तो ऐसे ही लिखेंगे, B वाला वो C वाला वहाँ, और साथ AD वाली जो हमारे पास AD वाली एक लाइन है वो फाइंड करनी है हमने खुद से ही, क्योंकि वो परपेंडिकुलर हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे AD, क्योंकि D वाला पॉइंट ABC वाले ट्रायंगल से मिसिंग था तो वो हमने यूँ D वाला पॉइंट खुद से यानी कि परपेंडिकुलर AB पे जो ड्रॉ किया उसको हमने CD का नाम दे दिया। अब यहाँ हमने बेसिकली BC को फाइंड करना है यूजिंग दिस फार्मूला, और इसके अंदर AD भी हमारे पास यानी कि AD की लेंथ भी नहीं दी हुई, वो मिसिंग है हमारे पास। तो उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल A भी हमें दिया हुआ है, तो ये यानी कि ये हमारे पास बेस है। तो हमें पता है कॉस थीटा इस केस में कितना आ जाएगा, कॉस 60 इज़ इक्वल टू कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि AD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, 4 है। तो यहाँ से 4 जो है वो cos 60 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल। तो क्योंकि cos 60 जो है वो 1/2 होते हैं, 4 जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 ही बन जाएगा, यानी AD की लेंथ भी हमारे पास आ गई। अब हमने सिंपली इस फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो हमारे पास BC की लेंथ आ जाएगी। यहाँ से BC का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, AC का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16 प्लस AB का स्क्वायर। AB वाली जो हमारे पास लेंथ थी वो
वो 6 थी, सॉरी ए बी वाली जो हमारे पास लेंथ थी वो 6 के इक्वल थी। 6 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 36 माइनस 2 इंटू यहाँ पर भी 6 आ जाएगा और ए डी की जगह 2 आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास 52 माइनस 24 विच विल बी इक्वल टू 28। उसके बाद लेकिन ये तो हमारे पास बी सी का स्क्वायर आया है, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7। आप लोग डायरेक्ट पॉइंट्स में भी आंसर लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी करेक्शन करनी थी कि ये किसके इक्वल होता है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू ए डी। या आप लोग मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा वहाँ से देख लेना है यहाँ बी सी होगा या ए बी होगा। अगर ए बी हुआ तो फिर ए बी की लेंथ 6 के इक्वल होगी और बी सी की अननोन होगी, लेकिन वैसे ये बी सी होगा, शायद मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, वो हमारे पास थर्ड थ्योरम है 10th चैप्टर का, जिसके पीछे 10.1 इंटू 3 लिखा होगा। इसके अंदर हमने ये बात प्रूव करनी है कि एक सेम पॉइंट है, उधर से हमने अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं एक सर्कल की तरफ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है और इसके बाहर एक ये पॉइंट है, यहाँ से हम इसकी तरफ दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, एक टेंजेंट ये बन गया और दूसरा टेंजेंट ये बन गया। तो सेम पॉइंट से हम सेम सर्कल की तरफ अगर टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल इन लेंथ होंगे। तो ये आप लोग उस थ्योरम को देख लेना, क्योंकि ये हमारी एक और पिछली वीडियो के अंदर भी हमने पिछले पास्ट पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये वहाँ भी सॉल्व किया हुआ है, या वहाँ रेफ़र कर लेना, तो या फिर मुझसे पूछ लेना। लेकिन ये एज इट इज़ थ्योरम ही उठा के इसमें लिखना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इसके अंदर हमें एक सर्कल गिवन है और उस सर्कल के सेंटर से हमने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ किए हुए हैं और उन ट्राइंगल्स के वर्टिसेस मेंशन्ड हैं और सिर्फ हमें लेंथ्स दी हुई हैं दो। एक ये जो परपेंडिकुलर वाला आ रहा है इसकी लेंथ दी हुई है 5 और एक ये जो आ रही है ये हाइपोटेन्यूज साइड है, इसकी लेंथ आ रही है 13। तो यहाँ से हमने क्या क्या फाइंड करना है, ये बी एम की लेंथ फाइंड करनी है और हमें ये बात भी गिवन है कि ये जो ए एम है और ये जो बी एम है ये आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दो साइड्स हमें गिवन हैं और ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू कह सकते हैं ना कि 13 यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, और इसकी जो बेस है उसको हम x का नाम दे देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर यानी कि 169 माइनस 5 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 25 इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर। तो यहाँ से क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पर। ये क्या बन जाएगा 144, 169 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 144, और उसका अब हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर की जगह पे x की वैल्यू चाहिए। तो ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये भी हमें पता है 144 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 12 के इक्वल होता है। तो यानी कि x जो था यानी ए एम की लेंथ हमारे पास x के इक्वल आ गई है। तो सिंस हमारे पास क्या है, ए एम इज़ इक्वल टू बी एम है, वो किसके इक्वल थी, x के इक्वल थी यानी कि 12 के इक्वल थी। तो बी एम की लेंथ आ गई हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, एंगल बी ओ एम फाइंड करना है, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है हमने। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है और एंगल हमने ये वाला फाइंड करना है। अगर हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है तो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो भी एक एंगल गिवन होता है या फाइंड करना होता है उसकी ये वाली उसके ऑपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है, उसके ऊपर वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है और नीचे वाली बेस होती है। तो यहाँ से और थीटा जनरली हम कैसे लिखते हैं, थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस जब हम करते हैं तो यहाँ परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ रहा है, बी एम के इक्वल आ रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, यहाँ पर बी एम के इक्वल है, डिवाइडेड बाय बेस किसके इक्वल है, बेस यहाँ ओ एम के इक्वल आ रही है। क्योंकि यहाँ एंगल अगर यहाँ है तो हम इसको इन्वर्ट करके देखेंगे इस फिगर को, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी एम अभी हमने फाइंड किया है 12 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय ओ एम हमारे पास कितना था, 5 के इक्वल था। तो जब हम tan इन्वर्स करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 67.3 डिग्री, यानी कि एंगल बी ओ एम जो था वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 67.3 डिग्री। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, जो कि दो पॉइंट्स ए और बी से गुजर रहा हो, जो जिन पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो ये अब हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर अगर उसका रेडियस है तो यानी डायमीटर कितना होगा, डायमीटर इज़ इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि 2r इज़ इक्वल टू डायमीटर होता है। तो सबसे पहले हम एक 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
फिर जो उसका मिड पॉइंट होगा उसको हम सर्कल का सेंटर कह देंगे और फिर इसके जो एंड पॉइंट्स होंगे इन्हें आराम से हम साइड से यूँ जॉइन कर लेंगे। उसके बाद ये जो ए बी वाले पॉइंट्स हैं ये भी हमें क्योंकि ड्रॉ करने हैं तो हम देख लेंगे, यूँ मैयर करके देख लेंगे। फॉर एग्जांपल इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का मतलब ये तो स्केल से ही मैयर करके हम देखेंगे कि कोई से भी दो पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल इन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है ये ए हो जाए, ये बी हो जाए, कि इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर आ रहा हो, या इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर आ रहा हो, या इन दोनों के, तो ये सर्कल से हम मैयर करके देख लेंगे कि कौन से दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर आ रहा है। फिर उन्हें हम लेबल कर देंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल ड्रॉ हो गया।